गाइस सो हम अपना विज़न की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे हिस्ट्री की। तो हमने कल 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। 51st क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वहाबी मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी? इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द सिक्स ऑफ पंजाब। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। जो वहाबी मूवमेंट था वो पंजाब के जो सिक्स थे उनके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ दिल्ली सेंट शाह वलीउल्लाह। तो ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली के जो सेंट शाह वलीउल्लाह थे उनके टीचिंग से इंस्पायर्ड था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या बिल्कुल करेक्ट हैं। Consider the following statement regarding the Satyashodak Samaj. It was founded with Mahatma Jyotiba Phule as its first secretary and Savitribai Phule as its first president. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है कि जो ज्योतिबा फुले थी वो इसकी क्या थी, फाउंडर थी, लेकिन जो सावित्रीबाई फुले थी वो उनकी सेक्रेटरी नहीं थी। तो ये बात गलत होगी। अ मेंबर ऑफ द सत्यशोधक समाज हैज़ टू टेक एन ओथ इन द नेम ऑफ गॉड एंड डिक्लेयर हिज एलिजेंस टू ब्रिटिश रूल। तो ये बात बिल्कुल सही है। It rejected the idea of the caste system and the basic fourfold division of the society। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। जो सत्यशोधक समाज था वो ज्योतिबा फुले के द्वारा फाउंड किया गया था। वो मेनली अगेंस्ट ब्राह्मणिकल जो सोसाइटी थी उसके अगेंस्ट ही क्या किया था, खोला गया था। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंग्लो मराठा वार। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हैपन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द लॉर्ड वारन हासिंग। तो ये बिल्कुल बात सही है। द पिंडारीज वर वन ऑफ द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। तो जो पिंडारीज थे वो थर्ड एंग्लो मराठा वार के दो फैक्टर थे, सेकंड के नहीं थे। द पेशवा वॉज डिथ्रोन्ड एंड पेंशन ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। Which of the following were the conventions adopted by the Indian National Congress? Sessions to be held only in the major centers like Bengal, Bombay, Madras। जो गाइस ऐसी बात नहीं है, आपको ही पता है कि INC के सेशन हर जगह हुए हैं। तो ये बात गलत होगी। The president of the session should be from a region other than the place of session। ये बात बिल्कुल सही है। The sessions to be organized in the way of a parliament using tools like resolutions and voting on them। ये बात बिल्कुल सही है। जो सेशंस होते थे उसमें रिजोल्यूशन भी होती थी, वोटिंग भी होती थी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following were the constituents of home charges which was one of the method of the economic growth? देखो जो इकोनॉमिक ड्रेन था उसमें काफ़ी एक तरह के फैक्टर्स होते थे। होम चार्जेस क्या है, इकोनॉमिक ड्रेन का एक वन ऑफ द फैक्टर होता था। ठीक है, लाइक एक सर्कल है, सर्कल का एक जो पार्ट है वो होम चार्जेस होता था। तो इन्होंने होम चार्जेस पूछा क्या थे। डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बात बिल्कुल सही है, वो काउंट होता था। इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डेप्ट रेज्ड अपवर्ड, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी हमने क्या है पब्लिक डेप्ट दे रखा है या फिर ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट चढ़ता था वो इसमें काउंट होता था। पेंशन्स जो पेमेंट जाती थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की, सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट की, वो भी इसमें काउंट होती थी। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देखो भाई ये जो था ना ये इकोनॉमिक ड्रेन का दूसरा फैक्टर था, होम चार्जेस वाला फैक्टर नहीं था, इसलिए फोर्थ इसका पार्ट नहीं है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड के इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या जो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन था इसलिए सेटअप किया गया था ताकि वो क्या कर सके, जो लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था उसमें क्या कर सके, इंक्वायर कर सके। तो इसका जो सी स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। इट वॉज एस्टेब्लिश टू इंक्वायर इनटू द इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट इन बरदौली तालुका। ठीक है, तो गाइस इस तरह से ये जो कमीशन है उनको याद रखना। Which of the following statement is not correct regarding the Deccan Rights of the 1870? The areas of activity of Deccan Right were under the जमींदार सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू। देखो गाइस उस वक्त क्या रोतवाड़ी सिस्टम के अंडर थी, ना कि जमींदार सिस्टम के अंडर। तो गाइस यही इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। बाकी आप पढ़ लेना क्योंकि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, तो गाइस इसको हमने कवर किया है करंट अफेयर्स में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ ऑल यूएन मेंबर नेशन। देखो नहीं, हर एक यूएन मेंबर बॉडीज़ की नहीं है, जो भी मेनली 116 जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है वो इसकी मेंबर है। ठीक है, तो ये इसलिए गलत होगी। इट कंडक्ट्स एंड सुपरवाइज जनरल इलेक्शन इफ रिक्वेस्टेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। तो गाइस ये सुपरवाइज नहीं करती है, जो भी है रूल्स वगैरह उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के इनकरेक्ट हैं। अब आपने क्या जो जनरल गवर्नर जनरल वॉइस रह चुके हैं उनके द्वारा जो एक्ट पास हुए हैं उनके टाइम टेनर में, तो वो आपने मैच करना है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था। तो गाइस ये गलत है क्योंकि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1991 जब पास हुआ था तो उस वक्त जो जनरल थे वो कौन थे, लैंसडाउन थे। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के वक्त ये बात बिल्कुल सही, लॉर्ड डलहौसी थे। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 के वक्त, तो गाइस ये भी गलत है क्योंकि उस वक्त लॉर्ड नॉरबुक नहीं थे, लॉर्ड मायो थे। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है।
Consider the following statement with reference to the Mahalwadi system. It was introduced in the Gangetic Valley and the northwest provinces of India. ये बात बिल्कुल सही है. Under 8, the revenue settlement was to be made in a villages with head of the family who collectively claimed to be the landlord of the village. ये बात बिल्कुल सही है. In Mahalwadi areas, the land revenue was periodically revised. ये बात बिल्कुल सही है. तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल बात सही है. ठीक है, तो गाइस 3 तरह के सिस्टम है, याद रखना, उनकी पूरी डिटेल्स याद रखना. परमानेंट सेटलमेंट, रोहतवाड़ी और माहलवाड़ी सिस्टम. ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रांगपुर रेबेलियन ड्यूरिंग द लेट 19th century. The rebellion happened in opposition to the permanent settlement introduced by the ब्रिटिशर्स इन बंगाल. नहीं, देखो गाइस, जो ये रिबेलियन हुआ था, जो रांगपुर रिबेलियन हुआ था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हुआ था, ना कि परमानेंट सेटलमेंट के अगेंस्ट हुआ था. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. द रिबेलियन एक्वायर्ड वायलेंट कॉमनल ओवरटर्न. देखो गाइस, उस वक्त जो था ना, उस वक्त कॉमनल राउट्स नहीं थे. ठीक है, उसमें बल्कि जो हिंदू मुस्लिम थे वो इकट्ठे लड़े थे अगेंस्ट ब्रिटिश. ठीक है, तो कॉमनल ओवरटर्न नहीं था. बख्शी जगबंधु वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट. देखो गाइस, अगर आपने पता होगा, ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़े होंगे, तो बख्शी जगबंधु जो है वो पाइका रिपोर्ट से रिलेटेड है, ना कि रामपुर रेबेलियन. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट केस में गलत है, तो नन इसका करेक्ट आंसर है. कंसीडर द फॉलोइंग पब्लिकेशन. तो आपने बताना विच ऑफ द अबव जर्नल पब्लिकेशन प्रीच रिवोल्यूशनरी आइडियाज ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. भवानी मंदिर, वर्तमान नामनितर संध्या. तो ये तीनों के तीनों जो पब्लिशर्स हैं उनमें रिवोल्यूशनरी आइडियाज को रिफ्लेक्ट किया गया. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्ली अटेम्प्ट्स एट द लेबर रिफॉर्म ड्यूरिंग द लेट 19th century, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Sasipada Banerjee set up a working man club in 1970 and brought out a monthly journal called भारत श्रमजीवी. जो कहते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं आते तो उसको डरने की जरूरत नहीं है. इस टाइप के क्वेश्चन देखो, टेस्ट सीरीज का एम यही होता है, जो क्वेश्चन आपको न्यू लगते हैं तो उनको अलग से नोट आउट कर लो. तो यही है कि ये बात बिल्कुल सही. जो सस्पति बनर्जी थे उन्होंने सेटअप किया था वर्किंग मैन क्लब. ठीक है, और उन्होंने एक जर्नल को भी ब्रॉड किया गया था जिसका नाम था भारत श्रमजीवी. इन बॉम्बे नारायण मेघाजी लोखंडे ब्रॉट आउट एन एंग्लो मराठी वीकली दीनबंधु. तो ये बात बिल्कुल सही है. जीसी अग्रवाल फॉर्म द बॉम्बे बिल एंड मिलीलैंड एसोसिएशन इन 1890 टू एडवोकेट लेबर रिफॉर्म. तो गाइस, जो बॉम्बे मिल एंड मिलीलैंड एसोसिएशन था वो जीएस अग्रवाल के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसे एनएम लोखंडे के द्वारा ही बनाया गया था, जिसने ये नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा ही इसको बनाया गया था. तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है. Who among the following leaders held the position of president of the INC? INC में कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट की पोजीशन रखी है? जो कि बहरूपदीन त्याबजी थे, इवन के फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने INC सेशन को क्या किया था, प्रिसाइड किया था. बाल गंगाधर तिलक ने कभी नहीं किया. महादेव गोविंद रवन दत्ता ने भी किया था, और बाकी किसने किया? RC दत्त ने किया. तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है. With reference to the Varda scheme of the basic education, consider the following statement. It was inspired by the Gandhian ideas in the weekly Harijan. ये बात बिल्कुल सही है. वर्धा स्कीम 1937 में आई थी. The underlying principle behind the education was learning through activity. ये बात बिल्कुल सही है. It received massive support from the masses and was continued till independence. नहीं, देखो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो ये क्या बीच में ही रह गई थी. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following statement regarding the economic condition policies during the rule of the Tipu Sultan. He made attempt to introduce modern industries in India by importing the foreign workmen experts and by extending state support to many industries. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है. Peasants under his rule was more prosperous than the peasants in other part of India. तो ये बात बिल्कुल सही है. जब इनके रूल के अंडर जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी क्या थे, उस वक्त खुशहाल रह रहे थे. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट हैं. विद रेफरेंस टू द मर्सी ऑफ पोएट्री रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज द कंपाइलेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ मोइनुद्दीन किस्तीन द फॉर्म ऑफ अ बुक ऑफ हाइमन. जो कि जो मर्सी ऑफ पोएट्री है ये मेनली क्या है, इमाम हुसैन की जो कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग है, ना कि मोइनुद्दीन चिश्ती की. तो ये गलत होगी. जो इमाम हुसैन है वो जो मुस्लिम्स के क्या हैं, एक मतलब की तरह प्रॉफिट की तरह ही है. ठीक है, तो मर्सिया पोएट्री मेनली का शिया मुस्लिम्स के द्वारा मुहर्रम पे रीड की जाती है. ठीक है, तो ये एडिशनल नॉलेज है. इट वॉज पेट्रोनाइज बाय द नवाब्स ऑफ द लखनऊ इन द 19th century. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है. तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. With reference to the Press Act of the 1910, consider the following statement. Printing press has to deposit a security amount with the local government. ये बात बिल्कुल सही आपने पढ़ा होगा. It covered vernacular newspapers and books. ये याद रखना, न्यूज़पेपर्स और बुक्स भी इसमें कवर थे. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है. The magistrate was given full discretion and there was no provision for appeal against his action on the प्रिंटिंग प्रेस. जो गाइस वर्नैकुलर जो प्रेस एक्ट हुआ था उसमें क्या था, अपील की कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन जो प्रेस एक्ट था उसके अंदर प्रोविज़न था. ठीक है, अपील का अगेंस्ट हाई कोर्ट. तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. कंट्रोवर्सी, जो गाइस ये भी आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो करजन किचटर कंट्रोवर्सी है मेनली काफ़ी गाइस इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ टिक कराएंगे, लेकिन नहीं, इट इज रिलेटेड टू द एंडिंग द ड्यूअल कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री अफेयर. ठीक है, तो गाइस इसका जो बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द एलिफेंट एंट्रोफिरता हेल्पनर वायरस. देखो कई एलिफेंट का वायरस है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ था. इट इज अ वायरस दैट कॉजेज अ फैटल हेमोग्राफिक डिजीज इन द एलिफेंट. ये बात बिल्कुल सही है. इट प्राइमरली अफेक्ट अफ्रीकन एलिफेंट एंड नॉट एब्जॉर्ब इन द एशियन काउंटर पार्ट. देखो ऐसी बात नहीं है, अफ्रीकन और जो एशियन है दोनों को इन्फेक्ट करेंगे. इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड एनिमल. तो गाइस ऐसा बात नहीं है, ये ह्यूमन्स में ट्रांसमिट नहीं होते. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. With reference to the stance of Congress in its initial years
towards the labor reforms. Which of the following statement is correct? They took a consistent position in the favor of factory reforms which proposed to improve the living condition of labor. तो अगर शुरुआत में किया कांग्रेस ने बिल्कुल भी लेबरर्स के रिफॉर्म्स के लिए बात काम ही नहीं किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी. दे ऑर्गेनाइज्ड द कैंपेन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स एट द असम टी गार्डन. देखो ये जरूर किया था, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है. विद रेफरेंस टू द इनिशिएटिव कॉल्ड द कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो गाइस ये हमने कवर किया था करंट अफेयर्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? इट इज़ एन इनिशिएटिव होता G20 कंट्रीज. देखो G20 कंट्रीज का इनिशिएटिव नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है. द कोalition एम टू हेल्प डेवलप डिजास्टर रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज एंड मैकेनिज्म फॉर इंटीग्रेटिंग रिस्क रिडक्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस. तो ये बात बिल्कुल सही है. जो सेक्रेटेरिएट है इसका न्यू दिल्ली में, तो ये बात बिल्कुल सही है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. Consider the following statement with respect to the Basel Ban Amendment, a global waste dumping prohibiting convention. देखिए जो बेसल बैन अमेंडमेंट है ये 1995 में आया था. इसका एम यही था कि हमें क्या करना है, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट हजार्डस वेस्ट. ठीक है. इट प्रोहिबिट्स ट्रांसबाउंड्री एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द हजार्डस वेस्ट एक्सेप्ट प्लास्टिक. तो ये बात गलत होगी, मैंने आपको भी बताया. इसका एम क्या था? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट अगेंस्ट द हजार्डस वेस्ट. रिसेंटली इंडिया हैज़ रेटिफाइड द बेसल बैन अमेंडमेंट. देखो इंडिया ने अभी तक इसे रेटिफाइड नहीं किया, रिसेंटली क्रोएशिया ने इसे रेटिफाई किया था, ना कि इंडिया ने. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है. विद रेफरेंस टू द रिसेंटली अनाउंस पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. मैंने जब आपको PT 365 में पढ़ा था तब भी मैंने इस बात में जिक्र किया था. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ही विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू ऑल द थ्री सर्विसेज. ये बात बिल्कुल सही है. सीनियर मोस्ट अमंग द थ्री सर्विस चीफ्स विल बी डेजिग्नेटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. ये बात भी सही है. दोनों की दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है. गोल्डस्मिथ रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या था? देखो वो जो गोल्डस्मिथ एक न्यू मिनरल है जो डिस्कवर किया है अर्थ के मेंटल्स. ठीक है. तो इसका डी स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द बहादुर शाह टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग द मुगल रूल. He tried to consolidate the Sikh by making peace with Guru Gobind Singh and giving him a high mansab. तो ये बात बिल्कुल सही है. जो बहादुर शाह थे उन्होंने क्या किया था, सिक्स जो गुरु गोबिंद सिंह के साथ क्या है पीस बनाए रखी थी. ही रिस्टोर पीस इन द डेक्कन बाय रिकॉग्नाइजिंग शाहू एज द राइटफुल मराठा किंग. नहीं, देखो इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. ही इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस बाय फॉलोइंग प्रूडेंट इकोनॉमिक वर्सेस. देखो इनके टाइम में क्या है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो उल्टा वर्सन हुई थी, ना कि इंप्रूव हुई थी. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसी ड्यूरिंग 1880-90. ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज यूज फॉर इंपीरियल परस्यूट्स इन अफ्रीका एंड एशिया. बिल्कुल सही है. जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को मेनली अफ्रीका और एशिया में जो भी मतलब कि इंपीरियल परस्यूट्स होते थे उनमें उनको यूज़ किया जाता था. इंडियंस को भी टेकन इनटू द आर्मी एज वॉलंटियर. देखो इंडियंस को उस वक्त वॉलंटियर्स नहीं लेता था, इंडियंस को हायर नहीं करते थे क्योंकि ब्रिटिश सोचते थे ये क्या ट्रस्टवर्दी नहीं है. ठीक है. मिलिट्री एक्सपेंडिचर वॉज एंटायरली बोन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. नहीं, देखो मिलिट्री एक्सपेंडिचर मेनली बल्कि इंडियन के लिया जाता था, लेकिन फिर बाद में जब मॉडरेट से रिक्वेस्ट किया तब क्या किया, उसे शेयर करने लगे. ठीक है. तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगी. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. In the context of the 19th and the early 20th century, which of the following statement best describe the Great Game? तो क्या the Great Game किससे related है? It refers to an intense rivalry between the British and other colonial empires in Africa. नहीं, या ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर्स के बीच, या फिर एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कॉलोनियल एम्पायर्स टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट इन चाइना. नहीं, तो गाइस जो ग्रेट गेम है ये मेनली किस लिए बोलते हैं? इट रेफर्स टू एन राइवलरी बिटवीन ब्रिटिश एंड रशियन एम्पायर. ठीक है. तो गाइस ये इसका करेक्ट आंसर है. डी को याद रखना. ठीक है. विद रेफरेंस टू द मराठा किंगडम इन द 18th सेंचुरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पेशवा बिकेम द फंक्शनल हेड ऑफ द मराठा एम्पायर इन द टेन्योर ऑफ बालाजी विश्वनाथ. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है. मराठा किंग्स वर डिपेंडेंट ऑन द प्राइवेट आर्मी ऑफ द मराठा सरदार फॉर कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड देयर ओरिजिनल किंगडम. ये बात बिल्कुल सही है. मराठा रूलर्स एनकरेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज प्रोमोटेड ट्रेड एंड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द मॉडर्न डेवलपमेंट. देखो जो मराठा रूलर्स ने कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं लिया और ना ही ट्रेड को प्रमोट करने में इंटरेस्ट है. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी. ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. हू अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद जुडिशियल रिफॉर्म्स. ठीक है. देखो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जुडिशनली, एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, जो ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने कब कौन से गवर्नर जनरल ने कौन से वाइसरॉय ने क्या क्या चेंज किया ये आपको पता होना चाहिए. वारन हास्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डेवन. देखो तीनों के तीनों इन्वॉल्व थे. किस तरह इन्वॉल्व थे? वारन हास्टिंग ने दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत को सेटअप किया था. विलियम बेंटिंग ने 4 सर्किट बोर्ड्स को अटेंड किया था. लॉर्ड राइपन ने इल्बर्ट बिल पास किया. तो तीनों के तीनों क्या थे इसमें इंक्लूड थे. अकेडमिक लोमनसोव, देखो गाइस ये रिसेंटली न्यूज़ में था. जो अकेडमिक लोमनसोव है ये क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर. देखो ये याद रखना. पहली बात ये भी याद रखना कि वर्ल्ड का फर्स्ट है ये फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC. द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम द बंगाल प्रोविंस. नहीं, देखो गलत है. मेनली 3 प्रोविंसेस से मेंबर्स थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स थे वो बॉम्बे प्रोविंस से 38 मेंबर्स थे, जबकि मद्रास से 21 थे, बंगाल से 4 थे. द मेंबर्स वर ड्रान फ्रॉम एवरी सोशल स्ट्रेटम. देखो नहीं, मेनली अगर आपको पता होगा इसमें क्या था, जो एजुकेटेड
प्रोफेशनल्स है वही में मेंबर्स है। देयर वाज नो ऑफिशियल परमिशन ग्रांटेड फॉर द सेशन। देखो नहीं, पहले तो ऑफिशियल परमिशन आपको वाइसरॉय से लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट के करेक्ट इनकरेक्ट है, तो नोट करेक्ट किया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में इनकरेक्ट। With reference to the Santhal tribal rebellion, which one of the following statement is correct? The rebellion did not witness any significant। देखो ये गाइस गलत है कि वायलेंस तो थी उस वक्त। डिपोज वर द ग्रुप फॉर्म अमंग द ट्राइब्स टू अटैक द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट। देखो डिपोज जो ग्रुप था वो इनके अगेंस्ट बना था ट्राइब्स के, ना कि इनके अमंग बना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। लोकल नॉन ट्राइबल पीसन लार्जेस्ट रिमेन अपोज टू द संथल रिबेलियन। तो गाइस ये बात बिल्कुल गलत है, उन्होंने अपोज नहीं किया था बल्कि वो तो फेवर में थे। एट द एंड ऑफ द रिबेलियन संथल इनहेबिटेड एरियाज वर कंस्टिट्यूटेड इनटू संथल paraगन्स which recognize the distinctiveness of their tribal culture and identity। तो गाइस थर्ड स्टेटमेंट जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। With increase of the growth of the local self government in India, which of the following was the provision of the Ripon revolution of the 1870। तो गाइस आपको पता है कि जो लॉर्ड राइपन थे वही क्या लेके आए थे, लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेके आए थे। द लोकल बॉडीज टू हैव द मेजॉरिटी ऑफ द नॉन ऑफिशियल, ये बात बिल्कुल सही है। नॉन ऑफिशियल टू एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल बॉडी, ये बात बिल्कुल सही है। नो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। जो गाइस ये बात गलत है, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव सैंक्शन रिक्वायर होता था अगर कोई आपने न्यू टैक्स इंपोज करना है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कहीं ये हमने पढ़ी थी करंट अफेयर्स में, टू UNCCD हेल्ड रिसेंटली इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस वाज द फर्स्ट COP टू UNCCD जो इंडिया ने होस्ट किया। तो कहीं ये बात बिल्कुल सही है। चाइना से हमने 2 या 3 साल के लिए क्या प्रेसिडेंसी ले ली है। एट दिस कॉन्फ्रेंस द पार्टीज फॉर द फर्स्ट टाइम एंडोज द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एजेंडा फॉर 2030 टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। देखो गाइस फर्स्ट टाइम जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का जो कंसेप्ट है वो हमने कब लिया था, 2012 में लिया था, 2012 में लिया था, Rio+20 जब समिट हुई थी। हमने जो इस कॉन्फ्रेंस में क्या लिया, हमने ये लिया कि हमें अचीव करनी है, ठीक है। हमने क्या करनी है, अचीव करनी है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट की गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। दिस नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन द तमिलनाडु। देखो गाइस मैं इतना ही पढ़ूंगी, आगे आप पढ़ लेना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या ही पार्ट है तमिलनाडु में, ठीक है। अब आपने पढ़ना कि कौन सा नेशनल पार्क इसमें डिफाइन किया गया। देखो गाइस तमिलनाडु में साइलेंट नेशनल पार्क, तो कभी केरला में तो ये हो ही नहीं सकता। बंदरपुर नेशनल पार्क भी नहीं हो सकता क्योंकि MP में है। एरेविकुलम नेशनल पार्क भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी केरला में है, ठीक है। तो बचा कौन, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, ये तमिलनाडु में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज। पोर्टुगीज का डिक्लाइन होने का क्या रीजन है। द राइज ऑफ मराठा, ये बात बिल्कुल सही है। द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ पोर्टुगीज, ये बात बिल्कुल सही। आपको पता है कि पोर्टुगीज ने तक मिशनरीज एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए थे, इस वजह से इनका डिक्लाइन हो गया था। रिवेल्रीज विद ब्रिटिश एंड द डच कंपनीज, ये बात बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ बेदरा, तो उससे तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द वर्किंग क्लास मूवमेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द Sedition movement, there was a shift from the labor struggles on a purely economic questions to the involvement of the worker with the wider political issues of the day। तो ये बात बिल्कुल सही है। Although the nationalist mass upsurge declined temporarily after 1908, the labor movement continued with increased fervor। तो गाइस ये बात बिल्कुल गलत है। During the non-cooperation movement, the working class activity slowed down। देखो नहीं, तो गाइस इवन का स्वदेशी मूवमेंट में जब तक गांधी जी नहीं थे तब तक क्या सभी मासेस का इंडल्जमेंट नहीं था, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उस वक्त क्या था, जो वर्किंग क्लास भी क्या उसमें इंडल्ज थी। तो थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल कर दोगे। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दोगे तो अपने आप करेक्ट आंसर पे आ दोगे, दैट इज द फर्स्ट ओनली। With reference to the International Astronomical Union, consider the following statement. It is the body of the individual astronomers across the world। ये बात बिल्कुल सही है। It is responsible for defining fundamental astronomical and the physical concept। ये बात भी सही है। It assigns designation to celestial bodies and surface feature on earth। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो कौन सा डॉर्फ प्लेनेट है, कौन सा प्लूनेट है, ये जो डेजिग्नेशन है वो कौन देता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की देती है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल सही है। Which of the following was the economic impact of British rule between 1901 and 1941? The percentage of population dependent on agriculture increase। ये बात बिल्कुल सही है। ब्रिटिश रूल के वक्त जो थी लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई थी। द रूरल आर्टिसन इंडस्ट्री डेवलप रैपिडली विद द कमिंग ऑफ रेलवे। देखो कहीं आपको लगता है, आपको इतना तो पढ़ा होगा आपने, आपको पता है जो हमारे रूरल इंडस्ट्री आर्टिसन थे वो बिल्कुल ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है। तो यहीं पे आप सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दो तो अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। In the context of the British India, consider the following statement regarding the development of press। The first newspaper of the British India was Bengal का जो पता ही होगा, जेम अगस्त ने किया था, ठीक है। The first newspaper in an Indian language was the संबत कम्युनिटी। तो गाइस ये बात गलत है। जो फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेज में था वो दिग्दर्शन था। तो गाइस ये आपको नहीं पता तो आप लिख लो क्या था, दिग्दर्शन। द फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी वाज द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। तो गाइस ये भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, तो फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी थी वो कौन सी थी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया थी। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जो कहते हैं सन्यासी रिबेलियन हुआ था वो कब हुआ था, 1763 में हुआ था। जो त्रावणकोर रेबेलियन हुआ था ये कब हुआ था, 1805 में हुआ था। कितूर अपराइजिंग जो कि चेनामा के द्वारा लीड किया गया था वो 1824 में हुआ था। और जो सेकंड एंग्लो सिख वार होते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए 1848 1849 में हुआ था। तो जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 1 2 3 4 है, ठीक है।
With reference to the Bombay blood group, consider the following statement. It is a rare type of the blood group only found in the certain individual hailing from Mumbai. देखो नहीं, देखो बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसका नाम इसलिए पड़ा कि जब ये ब्लड ग्रुप है वो मेनली जब रेयर ब्लड ग्रुप है ये बॉम्बे में ही पाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है मेनली जो एच क्या है एक तरह का जो सैंपल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है मेनली क्या इस ब्लड ग्रुप की डिमांड ज़्यादा जबकि सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट गलत होगी। पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप कैन अचीव ब्लड फ्रॉम ओनली ओ ब्लड ग्रुप नहीं, देखो ये ए ग्रुप से भी ले सकते हैं, बी ग्रुप से भी ले सकते हैं, ए बी ग्रुप से भी ले सकते हैं और ओ ग्रुप से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट केस में इनकरेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोअर कमेटी, फॉलोअर कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो फॉलोअर कमेटी इसलिए बताई थी ताकि वो करेंसी सिचुएशन को एग्जामिन कर सके, ठीक है। तो गाइस आपने देखना कि हमने इस टेस्ट में 3 कमेटीज़ के बारे में ऐसे से पढ़ लिया जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप इसको अलग से नोट कर ले। जो फॉलोअर कमेटी थी वो किससे रिलेटेड थी, टू एग्जामिन द करेंसी सिचुएशन इन इंडिया। Consider the following passage. She was the first woman to graduate with the honors in British India. She formed the Bangiya Nari Samaj. देखो बंगिया नारी समाज उन्होंने फॉर्म किया था टू फाइट फॉर सफरेज एंड वुमेन लिबरेशन. शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फीमेल लेबर इन्वेस्टिगेशन कमीशन फ्रॉम 1922 टू 23 विच वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किस वुमेन के बारे में उन्होंने बात करी, कदम्बनी गांगुली, चंद्रमुखी बासु, कामिनी रॉय या कमला देवी चट्टोपाध्याय. तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो कामिनी रॉय है. कदम्बनी गांगुली तो हमने पढ़ा था कि इन्होंने एड्रेस किया था INC को सेशन में 1890 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स और आपको बताना है जो ट्रीटीज थी वो कौन सी करेक्ट है. एंग्लो भूटान में क्या ट्रीटी ऑफ यांदोबो हुई थी, तो गाइस ये गलत है. जो ट्रीटी ऑफ यांदोबो हुआ था वो एंग्लो बुर्मा वार में हुई थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी. एंग्लो नेपाल में क्या ट्रीटी ऑफ सेंचुरा नहीं, देखो जो एंग्लो नेपाल में जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी ऑफ साउगली हुई थी, जबकि जो ट्रीटी ऑफ सेंचुरा थी वो एंग्लो भूटान में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. एंग्लो तिब्बत में क्या ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई थी, तो गाइस ये भी गलत होगी. जो ट्रीटी ऑफ गंडमक थी वो एंग्लो अफगान वार में हुई थी, ठीक है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में गलत है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट द सिमला मैनिफेस्टो ऑफ द 1838 इज एसोसिएटेड विद, देखो जो सिमला मैनिफेस्टो 1838 साइन हुआ था वो मेनली कब हुआ था, व्हेन द ब्रिटिश इंटरवेंशन इन द अफगानिस्तान विच लेड टू द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स और आपको बताना है कौन सा जो फैक्ट्री रिफॉर्म लेजिस्लेशन है उसका क्या प्रोविजन था. फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 ने क्या प्रोहिबिशन किया था ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन एट टाइम, जो कि उस वक्त तो वुमेन एम्प्लॉयड ही नहीं करती थी तो प्रोहिबिशन तो क्या ही होगा. जो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 आया था उसने क्या किया था, चिल्ड्रंस की जो एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिशन किया था जो चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स को, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी. फैक्ट्री ऑफ एक्ट ऑफ 1891 ने किया था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 9 ईयर्स, तो ये बात बिल्कुल सही है. इसमें बिलो 7 ईयर्स था, इसमें बिलो 9 ईयर्स है. फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1911 ने किया था मैक्सिमम आवर्स वर्किंग आवर्स को सेट किया था फॉर अडल्ट मर्डर, ये बात बिल्कुल सही है. 12 आवर पर डे का जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को सेट किया था. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द वर्क ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये जो कहते हैं पिट्स एक्ट में हुआ था 1784 में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. इट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ये बात बिल्कुल सही है. इट सक्सेसफुली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स अपोनेंट, तो ये गलत होगी. तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट किसमें करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च निर्विक स्कीम. तो गाइस निर्विक स्कीम किससे रिलेटेड है, ये मेनली क्या है, इंश्योरेंस कवर रहेगी जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है. द स्कीम एम्स टू ईज द लैंडिंग प्रोसेस एंड एनहेंस लोन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है. मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नहीं, देखो इसको अनाउंस किसने किया था, निर्मला सीतारामन ने किया था, लेकिन जो स्कीम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट केस में गलत होगी. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. सो गाइस हमने हिस्ट्री का 4 टेस्ट भी कवर कर दिया है. एक टेस्ट बचा हिस्ट्री का, देखो अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं कल कवर करा दूंगी, नहीं तो मैं फुल टेस्ट पे अब ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि अब हमारे मैक्सिमम टेस्ट हमने कवर कर लिए. तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा.